मातरम विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के 60 प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे 15 आधारभूत प्रश्नों पर। चर्चा को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, प्रश्न नंबर 61 है, राजस्व व रेवेन्यू एक्सपेंस में किन सरकारी व्ययों को शामिल किया जाता है। हमने देखा कि बजट जो होता है, बजट दो प्रकार के होते हैं, एक राजस्व प्रकार का बजट, एक पूंजीगत प्रकार का बजट। और राजस्व बजट में राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां शामिल हैं। पूंजीगत बजट में पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियां शामिल है। प्रश्न कह रहा है कि राजस्व व्यय माने खर्चा करना, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, कौन कौन सी मदें आती है। तो राजस्व व्यय में वे सभी सरकारी व्यय शामिल किए जाते हैं जिनसे न ही तो किसी भौतिक संपत्ति का सृजन होता है और न ही सरकार की देयता में कमी होती है, जैसे भत्ता और कल्याणकारी योजनाओं पर किया जाने वाले व्यय। कहने का मतलब यह है कि सरकार जो पैसा खर्च करती है, रेवेन्यू के रूप में जो सरकार को पैसा प्राप्त होता है, वो उसका खर्च करती है। वो उस खर्च में क्या होता है कि किसी भी प्रकार की नई भौतिक संपत्ति नहीं बनती, किसी भी प्रकार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता, आधारभूत ढांचे का निर्माण नहीं होता, और न ही सरकार की देयता में कमी होती है। देयता का मतलब कि सरकार ने जो उधारी ली है, जो सरकार ने ऋण लिया है, लोन लिया है किसी अन्य देश से या अंतरराष्ट्रीय संगठनों से, जैसे विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वहां उसकी लायबिलिटी में कमी नहीं आती है, देयता में कमी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये जो व्यय होता है, ये व्यय कहां किया जा रहा है? ये किया जा रहा है भत्ते के रूप में या फिर कल्याणकारी योजनाओं के रूप में। सरकार की जितनी भी कल्याणकारी वेलफेयर स्कीम्स है, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लोगों के कल्याण के लिए, वो सारी के सारी राजस्व व्यय के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स किसे कहते हैं? सरकार की वह सभी प्राप्तियां जो दायित्वों, लायबिलिटीज का सृजन करती हो या परिसंपत्तियों को कम करती हो, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। मतलब क्या हुआ इसका कि पूंजीगत प्राप्तियां वह है जिससे सरकार की लायबिलिटी में वृद्धि होती है। हमने देखा राजस्व प्राप्तियों में लायबिलिटी में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि राजस्व प्राप्तियां किस प्रकार की है? सरकार को टैक्स के रूप में होती है, जिसे सरकार को चुकाना बाध्य नहीं है, उसका दायित्व नहीं है, लायबिलिटीज नहीं है। लेकिन सरकार अगर पूंजीगत प्राप्तियां करेगी, ठीक है, तो उससे लायबिलिटीज बनेगी, सरकार का दायित्व बनेगा। सरकार अगर ऋण लेगी तो उसको चुकता करना पड़ेगा। जैसे इसकी सर्व प्रमुख मद जो है सरकार द्वारा विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न स्रोतों का मतलब अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हो सकता है, किसी अन्य दूसरे देशों से हो सकता है, या फिर भारत में भी किसी संगठन से हो सकता है, से लिया जाने वाला ऋण। तो सरकार का जो सबसे बड़ा, हम देखते हैं कि सरकार की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है, इस बार के आप इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ोगे या केंद्रीय बजट 2023-24 को पढ़ोगे, तो सरकार एक डाटा देती है कि सरकार का जो 1 रुपए प्राप्त होता है और 1 रुपए खर्च होता है, वो किस किस हिस्से में, किस किस सेक्टर से आता है। तो 1 रुपए जो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है सरकार की आय के प्राप्त की, वो होती है सरकार जो ऋण लेती है, लोन लेती है वो। तो लोन को आपको चुकाना पड़ेगा, इसलिए वो दायित्व का सृजन करता है, उसको चुकाने की बाध्यता होती है। पूंजीगत व्यय क्या है? अब तक हमने पूंजीगत प्राप्तियों को पढ़ा, अब पूंजीगत व्यय को देखते हैं। सरकार के वह सभी व्यय जिनसे भौतिक या वित्तीय संपत्ति का सृजन होता हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्व व्यय में हमने देखा, जो राजस्व व्यय है और पूंजीगत व्यय में मूलभूत जो अंतर है वो ये है कि राजस्व व्यय से किसी भी प्रकार की नई भौतिक संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। किसी भी प्रकार का आधारभूत ढांचा, जिसे हम देखते हैं कि सड़क हो गया, रेल मार्ग हो गया, या और अलग तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसका निर्माण नहीं होता है, क्योंकि राजस्व व्यय कैसा होता है? वो कल्याणकारी योजनाओं में किया जाता है, लोगों के कल्याण के लिए किया जाता है। लेकिन इसमें जो है, इसका जो व्यय है वो किया जाता है भूमि अधिग्रहण करने में, किसी डेवलपमेंट कार्य में किया जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का सृजन होगा और सरकार के वित्तीय दायित्वों में कमी होगी। वित्तीय दायित्वों में कमी क्यों होगी? क्योंकि पूंजीगत आय में हमने देखा, जब सरकार पूंजीगत प्राप्ति करती है तो उससे सरकार का दायित्व बढ़ता है, क्योंकि सरकार की लायबिलिटीज बढ़ती है। लेकिन जब पूंजीगत व्यय होगा तो वो ऋण जो चुकाएगी सरकार, उससे पूंजीगत दायित्व या वित्तीय दायित्व में कमी आएगी। घाटे का बजट,
डेफिसिट बजट किसे कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण। हम देखते हैं कि कोई भी सरकार हो, और स्पेशली हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारी सरकार का जो बजट होता है वो ज्यादातर मामलों में घाटे का बजट होता है। और घाटे का बजट हमें देखते हैं कि घाटा कब होगा, जब किसी व्यक्ति या किसी देश की जो इनकम है, जो आय है, जो रुपया है कम प्राप्त होता है और वो खर्चा उसका ज्यादा हो जाता है। तो इस परिभाषा में हम देखते हैं कि जब बजट में उल्लेखित अनुमानित व्यय और अनुमानित आय से अधिक होता है, यानी कि जो खर्चा होता है वो ज्यादा होता है अनुमानित आय से, तो इस प्रकार के बजट को घाटे का बजट कहा जाता है। भारत सहित विभिन्न विकासशील देशों में इस प्रकार का बजट तैयार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हम देखते हैं भारत जैसे विकासशील देश है वो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करते हैं। और हम देखते हैं कि अभी जो 2023-24 का जो बजट आया, 2023-24 का जो बजट आया, उस बजट में क्या है, उस बजट में जो आय है और वह है उसका हम डिफरेंस समझ लेते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा भारत जो है घाटे का बजट कैसे है। तो आय जो है वो कुल है 27.2 लाख करोड़, 27.2 लाख करोड़, और खर्चा जो है वो है 45 लाख करोड़। तो आप इसका डिफरेंस देखिए तो ये भारत का जो बजट है वो घाटे का बजट ऑटोमेटिकली हो जाता है। इनकम तो 27.2 लाख करोड़ है और उसका जो खर्चा है वो 45 लाख करोड़ है। ये अकॉर्डिंग टू बजट 2023-24 की हम बात कर रहे हैं। राजस्व घाटा क्या है? तो अब तक हमने देखा कि घाटे का बजट क्या होता है। घाटे का बजट सिंपल सा मतलब है पैसा कम आ रहा है लेकिन खर्चा ज्यादा हो रहा है, ठीक है। वो आप घर में भी देख सकते हो कि अगर व्यय ज्यादा किया जा रहा है और खर्चा पैसा की आमदनी कम है तो हम देखते हैं कि घाटे की स्थिति में होती है, और घाटे की स्थिति में फिर आपको ऋण लेना पड़ता है। इसी तरीके से देश सरकारों का भी हाल यही होता है कि उस घाटे को पूरा करने के लिए आपको ऋण लेना होता है, और भारत सरकार का भी एक बड़ा हिस्सा ऋण के रूप में है। तो रेवेन्यू डेफिसिट किसे कहते हैं, राजस्व घाटा किसे कहते हैं? जब सरकार का कुल राजस्व व्यय उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है, तब इन कुल राजस्व व्यय एवं कुल राजस्व प्राप्तियों के अंतर को ही राजस्व घाटा कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी, ये शब्दावली हम पढ़ के आ चुके हैं। राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां, यानी कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं टैक्स के रूप में हो चाहे वो शुल्क के रूप में हो, वो तो हो रही है कम, लेकिन जो राजस्व खर्चा है वो ज्यादा हो रहा है। वो राजस्व खर्चा किस रूप में हो रहा है? सरकार भत्ते के रूप में, कल्याणकारी योजनाओं के रूप में, लोगों के भले के रूप में, ठीक है। तो वो स्थिति क्या कहलाती है? राजस्व घाटा कहलाती है। अब एक नई परिभाषा, राजकोषीय घाटा। तो हम जब बजट को पढ़ते हैं तो 3-4 प्रकार के घाटों की बात होती है, जिसमें एक राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी प्राथमिक घाटा, इस तरीके के कुछ घाटे आते हैं। तो राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट किसे कहते हैं? राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय, अब इसमें कुल व्यय की बात हो रही है। राजस्व घाटा में तो राजस्व आय और राजस्व व्यय की बात हो रही है। इसमें सरकार की जो भी प्राप्तियां हैं, चाहे वो राजस्व के थ्रू हो चाहे वो पूंजीगत प्राप्तियां हो, जैसे कि राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय तथा ऋण प्राप्तियों को छोड़कर कुल आय, जैसे राजस्व आय और पूंजीगत आय के अंतर को दर्शाता है। इसमें सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय से कम होता है। कहने का मतलब यह है सरकार की जो कुल आय है, चाहे वो राजस्व प्राप्तियों के रूप में हो चाहे वो पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में हो, और उसके बीच का अंतर जो व्यय होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का जो अंतर होता है, वो राजकोषीय घाटे की परिभाषा के अंतर्गत आता है। और 2023-24 के बजट के हिसाब से भारत का जो घाटा है जीडीपी का, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसका 5.9% राजकोषीय घाटा है। कितना? 5.9% राजकोषीय घाटा है जीडीपी का। और सरकार का टारगेट है कि 2024-25 तक, 2024-25 तक इसको हम 4.5 तक ले जाएं, 4.5% तक इस घाटे को ले जाएं, यानी कि घाटे को हम कम करें, राजकोषीय घाटे को। अब हमारा प्राथमिक घाटा क्या है? प्राइमरी डेफिसिट को परिभाषित करना है। जब राजकोषीय घाटे में से, जो राजकोषीय घाटा पढ़ के आए में से ब्याज अदायगी को घटा दिया जाता है तो उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है कि टोटल जो राजकोषीय फिजिकल डेफिसिट होगा उसमें से आप सरकार जो ब्याज चुकाती है, ऋण लेती है और ऋण के रूप में जो ब्याज के रूप में मिलता है,
और फिर भी उसका ब्याज की अदायगी कर दी और ब्याज की अदायगी को राजकोषीय घाटे में से निकाल दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, यानी कि राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा घाटा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राथमिक घाटा हो जाएगा, प्राथमिक घाटा हो जाएगा। और अभी ये प्राथमिक घाटा जो है जीडीपी का 2.3% है और हमने देखा राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% है। भारतीय संविधान की बात हो रही है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक मनी बिल की बात है और मनी बिल की बात हम करें धन विधेयक की, तो इसके अंतर्गत सरकार की जितनी भी प्राप्तियां होती है आय के रूप में, सरकार की जो संचित नीति है उसमें जितना भी पैसा आता है और उसमें जो भी खर्च किया जाने वाला चीजें हैं वो सारी के सारी जो है वो धन विधेयक के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो धन विधेयक को प्रमाणित करने का काम लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये राजनीति विज्ञान के बेसिक प्रश्न पढ़ोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। और साथ ही साथ धन विधेयक को कहां पूर्व स्थापित किया जा सकता है, यानी कि इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है सबसे पहले लोकसभा में। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा में धन विधेयक को सबसे पहले पूर्व स्थापित किया जा सकता है। ये कुछ राजनीतिक बातें थी। भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड, अनुच्छेद 266 में ये बात है संचित निधि की, से धन निकासी हेतु कौन सा विधेयक पास करना आवश्यक है? अब सरकार की जो जितनी भी आय होती है, भारत सरकार की जितने भी पैसे होते हैं, अब उसको खर्च करना है अलग अलग फील्ड में, अलग अलग सेक्टर में, कल्याणकारी योजनाओं के लिए, कुछ विकास कार्यों के लिए, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है विनियोग विधेयक का पारित होना। जब तक संसद के द्वारा विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाता संसद के द्वारा, तब तक 1 रुपया भी सरकार की संचित निधि में जो सारा पैसा होता है उससे नहीं निकाला जा सकता। संचित निधि से, यानी कि एक तरीके का ये सरकार का खजाना है जिसकी बात संविधान के अनुच्छेद 266 में की हुई है। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही ये जो है पैसा निकाला जा सकता है। और विनियोग विधेयक की बात संविधान के अनुच्छेद 114 में की हुई है। विनियोग विधेयक की बात किसमें? संविधान के अनुच्छेद 114 में की हुई है। भारत सरकार द्वारा जीरो बेस्ड बजट को, शून्य आधारित बजट, हिंदी में इसे बोलेंगे शून्य आधारित बजट को किस वर्ष अपनाया गया? तो 1987 में अपनाया गया, 1987 में अपनाया गया। अब शून्य आधारित बजट होता क्या है? इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि शून्य आधारित बजट का मतलब है जो पिछला वित्तीय वर्ष होता है, सभी मदें जहां खर्च किया जाना है उससे शून्य मान ली जाती है। यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष में जो वित्तीय वर्ष है पिछला, उसकी सभी मदें शून्य मान ली जाएगी और नए सिरे से जो आधार होगा बजट का जो आधार होगा वो बिल्कुल नया होगा, उसकी शुरुआत 0 से होगी, तो वो शून्य आधारित बजट कहा जाता है। सभी चीजें नए सिरे से शुरू होगी, जितना पैसा आ रहा है, जितना खर्च हो रहा है, वो सारी चीजें शुरुआत से शुरू हो जाएगी, तो वो शून्य आधारित बजट 1987 में इसे अपनाया गया। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना का प्रयास कब व किसके द्वारा किया गया? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सबसे पहले नेशनल इनकम की गणना का प्रयास 1860 के दशक में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी ने किया और उन्होंने तत्कालीन समय में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए वार्षिक बताई थी। यानी कि 1860 का दशक जो था 19वीं शताब्दी में 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नौरोजी के आकलन से निकल कर आया था, प्रति व्यक्ति आय।
और अभी जो 2023-24 का बजट पारित किया गया माननीय श्रीमती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय जो लगभग 2 लाख है, यानी कि 1,97,000 रुपए प्रति आय हो गई अब की बात, ठीक है। तो 20 रुपए से लेकर लगभग 2 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय का सफर हमने अब तय कर लिया है। दादा भाई नौरोजी, फिर से दादा भाई नौरोजी का नाम आ रहा है, और दादा भाई नौरोजी के बारे में हम जानते हैं कि फ्रीडम फाइटर रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, उदारवादी नेताओं की श्रेणी में आते हैं। इतिहास में आप उदारवाद उग्रवाद 2 धाराओं को पढ़ते हैं, उसमें दादा भाई नौरोजी उदारवादी श्रेणी में आते हैं। कि उस प्रसिद्ध किताब पुस्तक का नाम जिसमें उन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत, काफी महत्वपूर्ण थ्योरी है, धन के निष्कासन सिद्धांत को दिया था, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहते हैं। किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब इस सिद्धांत को इस किताब में प्रकाशित करने के बाद क्या हुआ, भारत में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ उठी। हमें पता है कि 19वीं शताब्दी के दशक में भारत में राष्ट्रवाद की उस तरीके की भावना नहीं थी, लेकिन जब धन के निष्कासन सिद्धांत को प्रस्तावित किया गया और धन के निष्कासन सिद्धांत में यह बताया गया कि भारत में जो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अंग्रेज आए थे ब्रिटेन से, वो क्या कर रहे हैं, भारत का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। धन का निष्कासन सिद्धांत क्या है, बेसिकली आर्थिक शोषण की बात कर रहे हैं। और वो आर्थिक शोषण कैसे कर रहे हैं, आर्थिक शोषण कर रहे हैं, भारत से कच्चा माल सस्ते में खरीदते हैं। भारत से कच्चा माल जो है, जो भी रॉ मटेरियल है, चाहे वो सूती वस्त्र का उस समय सबसे बड़ा चलन था और सबसे बड़ा उद्योग था, वो खरीदना हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो आभूषण हो, कच्चा माल सस्ते में खरीदते थे, अपने देश भेजते थे और निर्मित माल को महंगे में बेचते थे। ठीक है, कच्चे माल को सस्ते में खरीदा, फिर अपने देश भेजा। वहां हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में क्या चल रहा है, 19वीं शताब्दी का जो था औद्योगिक क्रांति का काल था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, और औद्योगिक क्रांति में अब उत्पादन बढ़ने लगा, तो कच्चे माल को भेजा जाता था यूरोप में, ब्रिटेन में, वहां से तैयार माल भारत आता था और भारत में उसे महंगा बेचा जाता था। एक तरीका आर्थिक शोषण का ये था, भारत का ही कच्चा माल सस्ते में खरीदा, तैयार किया और महंगे में बेचा, एक तरीका ये। दूसरा, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे, सरकारी अधिकारी कर्मचारी थे, उनका जो पेंशन था, उनकी जो तनख्वाह थी, वो भारत के रुपयों से ही जाती थी, और वो कर्मचारी, वो अधिकारी उन पैसों को अपने वहां देश ले जाते थे, वहां पर खर्च करते थे, भारत में खर्च नहीं करते थे। तो ये काफी बड़ा दोहरा शोषण था धन का निष्कासन सिद्धांत। राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद की गणना क्यों महत्वपूर्ण है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों कोई देश जो है राष्ट्रीय आय की बात करता है या जीडीपी की गणना करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि किसी देश की आर्थिक स्थिति तथा प्रगति का मूल्यांकन करने, पहली बात तो भाई किसी देश का हमें देखना है कि इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसकी आर्थिक कंडीशनें क्या है, उसका विकास कार्य क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट कार्य हो रहा है, उसका पूरा का पूरा मूल्यांकन सेट करना, उसका पूरा डाटा निकालना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम देखते हैं कि विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना हेतु राष्ट्रीय आय एवं सकल घरेलू उत्पाद की गणना महत्वपूर्ण है। तुलना करने के लिए सबसे ज्यादा हमें पता चलता है कि भारत की राष्ट्रीय आय, भारत की जीडीपी अमेरिका से कितनी कमतर है, कितनी है, चीन से कितनी कम है, किन देशों से हम ज्यादा बढ़िया स्थिति में है, किन देशों से हम पिछड़े हुए हैं। तो ये तुलना करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आर्थिक विकास का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो भारत में आर्थिक जो राष्ट्रीय आय है वो सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है, और इसे वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ में शामिल कर दिया गया है, यानी कि सीएसओ का विलय एनएसओ में कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय आय की गणना भारत में यह संगठन करता है। जीडीपी क्या है, काफी महत्वपूर्ण, सकल घरेलू उत्पाद से क्या अभिप्राय है, किसी देश की घरेलू सीमा, जो भारत की बाउंड्री है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, हमारा जो क्षेत्रफल है, कि मैं एक लेखा वर्ष यानी कि जो वित्तीय वर्ष है
एक वित्तीय वर्ष है, जैसे बजट अभी पारित हुआ 2023-24 का, ये एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं, जो फाइनल वस्तु है, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू के योग को उस देश का जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी भी देश की बाउंड्री होगी, उस बाउंड्रीज में क्या होगा, अंतिम जो वस्तुएं और सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है उसका जो मौद्रिक मूल्य, बाजार मूल्य जो है, मॉनेटरी वैल्यू जो है, वो उस देश की जीडीपी कहलाती है। तो हम देखते हैं कि भारत में जीडीपी की बात करें और आर्थिक समीक्षा 2022-23 की बात करें, या आर्थिक समीक्षा की बात कर रहे हैं, हम आर्थिक समीक्षा की बात कर रहे हैं, तो आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत की जो जीडीपी है, 6% से लेकर 6.8% की वृद्धि दर से ग्रोथ करेगी, 6 से लेकर 6.8% की ग्रोथ करेगी। और दुनिया में जीडीपी के मामले में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। भारत से पहले 4 देश और है जीडीपी के मामले में, ठीक है। और लगभग $3.5 ट्रिलियन हमारी जीडीपी हो चुकी है, 3.5 ट्रिलियन डॉलर हमारी जीडीपी हो चुकी है। और हमारी सरकार का टारगेट क्या, हमारी सरकार का टारगेट है 2024-25 तक भारत की जीडीपी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं। जीडीपी की हमने बात की, 6 से लेकर 6.8% की ग्रोथ दर से बढ़ेगी ये। और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में भारत की जीडीपी है, जीडीपी के संदर्भ में। तो अब तक हमने 75 क्वेश्चनों पर बात कर ली है। इन 75 क्वेश्चनों को, 75 क्वेश्चनों को आप ओपिनियन किताब के माध्यम से पढ़िए, आप इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। और आपका, मैं ये दावा करता हूं कि आपका अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो काफी कुछ चीजें अच्छी और आसान हो जाएगी। आप फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए तैयार हो जाओगे। आगे की कक्षाएं जारी रहेगी। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।